मैं हूं अभिषेक बारेट और आप इस वक्त हमारा स्पेशल सेगमेंट एक किस्सा मेरे साथ दमचिक.com पर देख रहे हैं। आप जिंदगी के किस दौर तक बच्चे बने रह सकते हैं? एक तय उम्र जबरन आपसे ये आयाम छीन लेती है, क्योंकि वक्त हमें जिंदगी के अनुभवों की निर्मम स्लेट पर हमेशा मासूम हाथ में थमा खड़िया नहीं घिसने देता। जैसे बच्चे के हाथ से स्लेट गायब होती है, मासूमियत भी गायब होती चली जाती है। लेकिन आज जिनकी कहानी फिर हम आपसे साझा कर रहे हैं, उनकी मासूमियत वक्त उनसे कभी नहीं छीन पाया। वो पूरी उम्र एक बच्चा रहे। उनकी आवाज़ शायद इसी वजह से खुदा की आवाज़ बनी। उनके जैसी बारीकी संगीत की दुनिया में न उनके पहले आई न उनके बाद। आप बिना सोचे समझ गए होंगे कि हम ये बात मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए ही कह पाएंगे। उनके हुनर की कहानियाँ और जीवन का पूरा सफ़र तो हमने अपने पिछले एपिसोड्स में आपको सुनाया, जिनको आपने लाखों की तादाद में देखा भी और प्यार भी दिया, हमें सराहा। वो इंसान रफ़ी हो ही नहीं सकता जिसकी आवाज़ से लोगों का मन भर जाए। हर दिन वो आवाज़ नई होती जाती है, साथ ही साथ ना ही उनके जीवन की हर घटना के बारे में जानने की इस देश की इच्छा का अंत होता है। आज कहानी शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब के आखिरी चंद घंटों की। हर बारीक जानकारी जो सुनकर आपकी आंखें नम होंगी और कहते वक्त हम हौसले से सुनाने का प्रयास करेंगे। रफ़ी साहब के दामाद परवेज़ अहमद के अनुसार ये बात 31 जुलाई 1980 के आम दिन की है। उस दिन रफ़ी साहब हमेशा की तरह जल्दी उठ गए थे। तकरीबन 9 बजे उन्होंने हल्का नाश्ता लिया। उसके ठीक कुछ देर बाद वो पहले से किए गए अपने वायदे के अनुसार म्यूज़िक डायरेक्टर कमल घोष के बांग्ला सॉन्ग के लिए काम करने चले गए और उसकी तैयारी शुरू कर दी। रफ़ी साहब की तबीयत पहले से कुछ ख़राब थी और कमल घोष का गाना भी वो गाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कमल घोष से ये वायदा किया था। रफ़ी साहब की पत्नी जो है, उन्होंने उन्हें डांटा भी इस बात के लिए कि उनकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो वो कमल जी के गाने को मना कर दें। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि वो खुद कलकत्ता से चलकर उनके पास आए हैं, इसलिए उनको मैं निराश नहीं करूँगा और गाना पूरा करूँगा। कमल घोष उनके घर पर ही आए थे। कमल घोष के साथ उस बांग्ला गीत की रिहर्सल करने के बाद रफ़ी साहब वापस आए। रफ़ी साहब को सीने में हल्का दर्द शुरू हुआ, जिसे उन्होंने मामूली गैस्ट्रिक पेन समझा। उनके पर्सनल सेक्रेटरी और साले जहीर भाई ने उनकी समस्या कम न होती हुई देखकर उन्हें अपच और गैस की एंटासिड टैबलेट सोनामिंट दी। रफ़ी साहब ने अपने पहले आए 2 हल्के हार्ट अटैक्स को भी नज़रअंदाज करते हुए ये सोचकर वो टैबलेट सोनामिंट ले ली कि शायद उन्हें बदहज़मी हुई है। दर्द अनवरत बना रहा। इस हालत में फिर दोपहर 1 बजे डॉक्टर चंद्रमखी को फ़ोन लगाया गया। उनसे परामर्श के बाद डॉक्टर ने उन्हें एक अहम चेकअप का सुझाव दिया, जिसके बाद 1:15 पर उनके फैमिली डॉक्टर KM मोदी ने घर आकर रफ़ी साहब की जांच की। जांच में उन्होंने पाया कि ये बदहज़मी की शिकायत न होकर हार्ट रिलेटेड कोई गंभीर समस्या है। डॉक्टर मोदी ने उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में एडमिट होने का सुझाव दिया ताकि उन्हें तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट मिल सके। रफ़ी साहब का परिवार इसके लिए तुरंत तैयार भी हो गया, लेकिन रफ़ी साहब ने घर वालों से कहा कि वो एम्बुलेंस से अस्पताल नहीं जाना चाहते। वो जीवन में सिर्फ 2 चीज़ों के शौकीन रहे, कीमती घड़ियों और कारों। बस इन्हीं 2 चीज़ों के वो शौकीन कहे जा सकते हैं। और उस वक्त वो अपनी कार से ही अस्पताल जाना चाहते थे, क्योंकि हमने आपको कहा कि रफ़ी साहब तो बच्चे थे, जिद पकड़ ली और आखिर घर वालों को उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें कार से जाने की इजाज़त देनी पड़ी। हालांकि ये पल काफ़ी जोखिम भरे हो सकते थे। उन्हें कार में एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सुविधाएं नहीं मिल सकती थी, लेकिन रफ़ी साहब ने अपने शौक को ही चुना। ठीक दोपहर 2 बजे उन्हें माहिम नेशनल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया गया। लेकिन वहाँ डॉक्टरों के सामने एक चुनौती थी कि माहिम नेशनल हॉस्पिटल के पास पेसमेकर मशीन नहीं हुआ करती थी, जो डॉक्टरों को रफ़ी साहब की बिगड़ती सेहत के लिए उस वक्त ज़रूरी लग रही थी। पता किया गया कि मुंबई के किस नज़दीकी अस्पताल में वो अहम मशीन जिसे पेस मेकर कहा जाता है वो उपलब्ध है,
जानकारी मिली कि बॉम्बे हॉस्पिटल में पेसमेकर मशीन मौजूद है। रफ़ी साहब को माहिम हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते वक्त उन्हें एक जोरदार हार्ट अटैक आया। अपनी मासूम मुस्कान के पीछे रफ़ी साहब ने दर्द को पीने की कोशिश की, लेकिन शरीर की अपनी वर्जनाएं हैं। रफ़ी साहब का दिल उनको धोखा देने पर आमादा हो गया था, लेकिन रफ़ी उसके खिलाफ अब भी डटे हुए थे। ये वही हृदय था जिसमें से न जाने कितने ही भाव रफ़ी साहब के जादुई कंठ से गुजरते हुए करोड़ों दिलों में हमेशा के लिए समाए। वक्त तेजी से गुजर रहा था और बॉम्बे हॉस्पिटल से माहिम हॉस्पिटल की दूरी तय कर ली गई, लेकिन फिर भी लंबे परीक्षणों के बाद 6 बजे उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल की इमरजेंसी हार्ट यूनिट में शिफ्ट कराया गया। वहाँ एक नई समस्या डॉक्टरों के दल के सामने खड़ी हो गई थी। दरअसल रफ़ी साहब को पेसमेकर मशीन तो इंस्टॉल कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही स्लो थी और वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। आपातकालीन हालात में दूसरी पेसमेकर मशीन मंगवाई गई और इसे पहुंचने में 3 घंटे का कीमती समय गुजर गया। अब रात के 9 बज रहे थे। रात 9 बजे डॉक्टर्स रफ़ी साहब के लिए नियति से लड़ रहे थे। रफ़ी साहब लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। रफ़ी साहब के फैमिली डॉक्टर के.एम. मोदी और डॉक्टर डागर ने रफ़ी साहब के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी, लेकिन रफ़ी साहब की सेहत में कोई सुधार नज़र नहीं आ रहा था। ये कोशिश 1 घंटे तक डॉक्टर्स ने जारी रखी। घड़ी अब ठीक 10:10 पर सुई को आगे बढ़ा रही थी, पर समय रुक गया था। रफ़ी साहब को तीसरा हार्ट अटैक आया और वो मखमली आवाज़ जो सदियों तक जिंदा रहेगी, वो आवाज़ उस विराम से अपने घर लौट गई, क्योंकि न कभी रफ़ी साहब मरेंगे न उनकी आवाज़। सब कुछ उस वक्त स्तब्ध हो गया, भौतिक अभौतिक सब कुछ। डॉक्टर्स भी आंसू नहीं रोक पाए। रफ़ी साहब की देह को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। अगले दिन सवेरे 1 अगस्त 1980 की सुबह तकरीबन 9:30 पर उनकी पार्थिव देह को परिजनों को सौंपा गया। रफ़ी साहब के दोस्त शाहिद बिजनौरी ने उन्हें आखिरी गसूल दिया। दोपहर 12:30 पर उनका जनाजा घर से रवाना हुआ। दोपहर 2 बजे बांद्रा की बड़ी मस्जिद में नमाज जनाजा की रस्म पूरी हुई और 2:30 पर रफ़ी साहब को लेकर सारे लोग सेंटा क्रूज कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते उस वक्त जोरदार बारिश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आसमान भी पूरी रात सदमे में रहकर अब आंसुओं में बिखर गया हो। भीषण बरसात के बीच उनकी लाखों चाहने वाले उनकी आखिरी झलक पाने के लिए उमड़ पड़े। शाम 6:30 पर रफ़ी साहब के मृत शरीर को सुपुर्द खाक किया गया। दूर लाउड स्पीकर पर उनका एक गीत सुनाई दे रहा था, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल की याराने हैं, इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। हम ये किस्से और कहानियाँ आप तक लाते रहेंगे, लेकिन आपको हमें सब्सक्राइब करना है। अगर हमारे किस्से और कहानियाँ आपको पसंद आते हैं तो आपको इनको अपने परिजनों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में साझा करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.